नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अगला पाठ देखेंगे। हम लोग लेखपाल के लिए जो पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहे थे, उसमें ये अगला वीडियो होगा। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जो लोग भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल से आप लोग जरूर जोड़िए। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप। क्या है पारिस्थितिकी पदछाप? पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन के लिए जो भी आवश्यक हो, कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है, कितना जल यूज कर रहा है, कितना विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है या कितना शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ये सब क्या है, उसको पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत आते हैं। मतलब उसको जीवन यापन के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, पारिस्थितिकी पदछाप होता है। पारिस्थितिकी पदछाप या पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर जितनी मानों की आवश्यकता होती है, वही क्या है, पारिस्थितिकी पदछाप। जैसे देख सकते हैं, ये पद का चिन्ह बनाया गया है, दिखाया गया है। कार्बन उत्सर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीवेज, जल का उपयोग, विद्युत ऊर्जा, मोटर वाहन उत्सर्जन, मतलब जितनी भी चीजें एक मनुष्य के लिए जरूरी हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित और कुछ टॉपिक। पारिस्थितिकी तंत्र में यूकेलिप्टस जो होता है, ये पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये बहुत पाया जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवाद क्यों कहा जाता है? पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, इसे मित्र नहीं कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा सोखता है। जिस खेत के किनारे अगर यूकेलिप्टस लगा दिया जाए, तो उस खेत में जितना भी पानी आप फसलों की सिंचाई करेंगे, वो पानी ज्यादा से ज्यादा कौन सोख लेगा? यूकेलिप्टस। इसीलिए सरकार भी अब यूकेलिप्टस लगाने पर प्रतिबंध लगा रही है। आगे है लैंटिक आवास किसे कहते हैं? ये एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो लैंटिक आवास वो होता है जो स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास कहते हैं। जैसे स्थिर जल, तालाब, झील, जलाशय, ये सब लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लोटिक आवास। तो लोटिक मतलब याद रखिए, लोटने से संबंधित है। तो बहता जल के आवास को कैसे कहते हैं? लोटिक आवास। जैसे नदी का जल, जो भी जल बहता हुआ रहे, वो कैसे आवास का उदाहरण है? लोटिक आवास का उदाहरण है। इकोटोन क्या है? इकोटोन इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, या इसी को कहते हैं दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे समुदाय ए हो गया जंगल, समुदाय बी हो गया घास के मैदान। तो घास के मैदान और जंगल, जहां दोनों क्षेत्र मिलेंगे, उस बीच वाले क्षेत्र को कहेंगे इकोटोन। क्या कहेंगे? इकोटोन। ये परिभाषा याद रखिएगा, दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। या इस चित्र के माध्यम से भी याद रखिएगा इकोटोन क्या होता है। जैसे जंगल और घास मैदान को उदाहरण के तौर पर देखा गया है, तो इसमें जो बीच वाला क्षेत्र होता है, उसे इकोटोन कहेंगे। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की घटती उत्पादकता का क्रम कैसा है। सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होगी? मैंग्रोव वन की होगी, फिर घास स्थल की, फिर झील की, और सबसे कम किसकी होगी उत्पादकता? महासागर की होगी। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। जहां सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है, जैविक विविधता जहां ज्यादा पाई जाएगी, वहां पर परतंत्र की उत्पादकता भी सबसे अधिक होगी। तो मैंग्रोव की सबसे क्रम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन की, फिर घास की, फिर झील की, सबसे अंत में महासागर की। जो सूर्य के किरणों के ज्यादा नजदीक रहेगा, उसमें उत्पादकता ज्यादा होगी। महासागर की उत्पादकता कम क्यों? क्योंकि महासागर के जो घास के मैदान या घास में जो ये चीजें, महासागर के धरातल तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। फिर है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन क्या, किसको दर्शाता है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। किसी जल निकाय में कितना घनत्व प्रवणता है, उसको पिक्नोक्लाइन कहा जाता है। फिर हेलोक्लाइन, जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है, मतलब नमक की मात्रा कितना। हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता मतलब नमक की मात्रा कितना है, इसको हेलोक्लाइन कहा जाता है। फिर है थर्मोक्लाइन। थर्मो जल निकाय में गहराई के साथ साथ तापमान में कितना परिवर्तन होता है, उसको नापा जाता है, उसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन। फिर है, तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, हेलोक्लाइन लवणता प्रवणता को दर्शाती है, थर्मोक्लाइन
गहराई के साथ तापमान को परिवर्तन को दर्शाती है। फिर है गहन पारिस्थितिकी। तो गहन पारिस्थितिकी ये जो शब्द है किसने दिया था? अर्नीज नेस ने दिया था। कब? 1973 में दिया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नीज नेस ने दिया 1973 में। फिर है पारिस्थितिकी निकेत क्या है? निकेत को ही निसे भी कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। इन्होंने इसको पारिस्थितिकी निकेत को सूक्ष्म आवास भी कहा था। क्या कहा था? सूक्ष्म आवास कहा था। कब किया था इसका प्रयोग? 1917 में। फिर है ये क्रम याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कभी कभी एग्जाम में क्रम लगाने को पूछ लेता है तो सन याद रखिएगा। आगे देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता से संबंधित टॉपिक को हम देखते हैं। तो जैव विविधता क्या है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। हुईटेकर के अनुसार, हुईटेकर टेकर वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार पर्यावरणविद थे मतलब, उसके अनुसार जैव विविधता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। याद रखिएगा हुईटेकर ने जैव विविधता को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में। कौन-कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा किसको दर्शाता है? स्थानीय स्तर पर विविधता दर्शाता है, किसी विशेष जगह को स्थानीयता को दर्शाता है। बीटा स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है, स्थानीय भी हो एवं आसपास के जो क्षेत्र उनको मिलाकर बीटा प्रकार की जैव विविधता होती है। फिर गामा प्रकार की जो जैव विविधता होती है उसमें भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाया जाता है। गामा के अंतर्गत भूदृश्य की संपूर्ण जैव विविधता को दर्शाया जाता है। या एग्जाम में सीधा पूछेगा कि जैव विविधता को 3 श्रेणियों में किसने अल्फा बीटा गामा में बांटा है? तो व्हिटेकर ने बांटा है। आगे देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम शब्द जो दिया था रेमंड एफ दासमैन ने दिया था। अंग्रेजी का शब्द है ये। लेकिन बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। तो सीधा पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। और पूछा जाए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को किसने दिया था? तो रेमंड एफ दासमैन ने दिया था। और इसी शब्द को परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी जिसने किया उनका नाम है डब्ल्यू.जी. रोजन। आगे देखते हैं 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? 22 मई को। आगे देखते हैं किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों जैसे पौधे और जंतु की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा जो सजीव प्रजातियां होती हैं किसी विशेष जगह में सजीव प्रजातियों में जो विविधता पाई जाएगी उसी को जैव विविधता कहा जाएगा। आगे देखते हैं जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। क्या है? कौन सा? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के 3 स्तर बताए गए हैं। आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, समुदाय का परितंत्र विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होती है? जीन्स की विविधता, मतलब जो जीन्स होते हैं जंतुओं में, पौधों में या मनुष्य में जो जीन जो होते हैं उनकी जो विविधता होती है उसे जीन्स विविधता। प्रजाति विविधता विभिन्न प्रजातियों के बीच विविधता जो पाई जाती है। समुदाय क्या होते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? समुदाय का परतंत्र विविधता कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? जामनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा कहाँ है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। उद्देश्य क्या था इसका? समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। अब जैव विविधता प्रवणता क्या है? मतलब अलग अलग जगह पे जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये किस पर डिपेंड करती है? आइए देखते हैं। जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है। या उस क्षेत्र की जलवायु पर,
मृदा पर, तापमान पर, आर्द्रता पर इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता और भी कारक हो सकते हैं जिस पर जैव विविधता निर्भर करती है। यही जैव विविधता प्रवणता का मतलब यही है कि हर जगह जैव विविधता समान नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं कहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, बीचों बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री इसी को कहा जाता है। इसके ऊपर 10 डिग्री आप चले जाइए और नीचे 10 डिग्री चले जाइए, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जैव विविधता में कमी आती जाएगी। दक्षिण की तरफ ध्रुव में बढ़ेंगे तब भी जैव विविधता में कमी आ जाएगी। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तब जैव विविधता में वृद्धि होती जाएगी। मतलब निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जैव विविधता घटती है और उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है। आगे देखते हैं जैव विविधता। देखते हैं ध्रुवों, जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तब जैव विविधता क्या होगी, बढ़ेगी। और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तब जैव विविधता घटेगी। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ध्रुव 90 डिग्री। आगे देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता। पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता कैसे होती है। पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता धरातल पर या घाटियों में जैव विविधता उच्च जैव विविधता पाई जाती है और ऊंचाई के साथ कहती है जैव विविधता घटती जाती है। मतलब ऊपर जितना जाओगे निम्न जैव विविधता पाई जाएगी, धरातल पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। पर्वतों पर या ऊंचाई पर जाने पर कितना आता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ऊपर से देखते हैं जैव विविधता की प्रवणता, ये रेखा दर्शाई गई है। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है और नीचे से ऊपर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। केरल स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। अभी कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में घाटियों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, ऊंचाई पर कम पाई जाएगी। यह पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सह्याद्री का हिस्सा है। शांत घाटी कहाँ है, केरल में। शांत घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है, ये भी शांत घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में, यहाँ भी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। साइलेंट वैली में भी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। आगे देखते हैं ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता तथा स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ रहता है। ऐसे ही क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। पहला है पूर्वी हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है ये। पश्चिमी घाट सर्वाधिक संपन्न, जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र ये भी है, लेकिन इस स्थल पर भी संकट बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत एवं अंडमान द्वीप समूह, इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार, ये भी हॉटस्पॉट स्थल है। और फिर अगला चौथा है निकोबार द्वीप समूह, जिसको सुंडालैंड हॉटस्पॉट का भाग माना जाता है। ये 4 आप याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत व अंडमान द्वीप समूह जिसको इंडो बर्मा कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह जिसे सुंडालैंड का भाग कहा जाता है। तो कभी कभी सुंडालैंड दे देगा या इंडो बर्मा दे देगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी दे देगा, ये वाला नहीं देता है कभी कभी। लेकिन याद रखिएगा इनको कोई भी एग्जाम में हो सकता है किसी तरह भी देकर। आगे देखते हैं जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट को जाति बहुतायता, स्थानीयता तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण, मतलब जैव विविधता में कमी आने के क्या क्या कारण है,
उसको हम देखते हैं। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावास का विनाश, ये सबसे मुख्य कारण है। प्राकृतिक पर्यावास का विनाश सबसे मुख्य कारण है। एग्जाम में पूछता है कि मुख्य कारण कौन सा है, तो आप लोग यही टिक लगाएंगे। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण, वन क्षेत्र का विनाश, औद्योगिकरण, जैव विविधता के ह्रास में औद्योगिकरण भी अहम योगदान देता है। औद्योगिकरण हो या नगरीकरण हो, नगरीकरण हो, अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो या अवैध शिकार और तस्करी हो, अवैज्ञानिक तरीके से खेती हो जैसे झूम खेती, ये भी क्या है, जैव विविधता के लिए ह्रास है। झूम खेती में वनों की कटाई की जाती है, तो ये क्या करे, इससे क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक पर्यावास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जो अभी ऊपर आप लोगों को हम बताए हैं। बंजर भूमि का वनीकरण किया जाए, अगर बंजर भूमि को बंजर भूमि पर अगर वन लगाया जाए, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाए, तो जैव विविधता के विकास में ये सहायक होगा। आगे देखते हैं पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। कैसे, जैसे पोषण स्तर बने हुए हैं, घास, जिस घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। ये पोषण के स्तर है, मतलब घास से पोषक बकरी में जाता है, बकरी से शेर में जाता है। लेकिन अगर सोचो, अगर ये शेर, पोषण स्तर का ये शेर है, ये विलुप्त हो जाए, ये शेर नहीं जाए, तो क्या बकरियों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, बकरियों की संख्या में वृद्धि होगी। और अगर बकरियों की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या करेंगी, घासों को ज्यादा खाएंगी, और जब घासों को ज्यादा खाएंगी तो जैव विविधता का ह्रास अपने आप होने लगेगा। पेड़ पौधों घासों को ज्यादा खाएंगी, क्या होगा, जैव विविधता में कमी आएगी। आगे देखते हैं तितलियां अनियमित तापी प्राणी अनियत तापी प्राणी है, इसीलिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वाधिक स्थान माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र तितलियों के लिए बहुत, मतलब सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, इसी स्थान पर ये लोग रह पाती हैं। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं, जहां पर गर्म मौसम होता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ नहीं सकती, जहां कम तापमान पाया जाएगा वहां तितलियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, ये उड़ नहीं पाती हैं कम तापमान में। नोट में देखते हैं कुछ, 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2030 तक। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है, 2003 में बनाया गया था। कहाँ है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला प्रमुख जंतु हिम लेपर्ड एवं भूरे भूरे भालू हैं। क्या है, भाले, सॉरी लिख उठा है, ये भालू कर लीजिएगा, भालू कर लीजिएगा। पश्चिमी घाट भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पश्चिमी घाट जो है भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, फ्लाइंग गिलहरी पाई जाती है और लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए दो समितियां बनाई गई थी। पश्चिमी घाट को संरक्षित करने के लिए दो समितियां बनाई गई। पहला है 2011 में माधव गाडगिल समिति, माधव गा जो थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, पर्यावरणविद थे, यही इसके अध्यक्ष थे इस समिति के। फिर दूसरा है 2013 में के कस्तूरी रंगन कमेटी। ये दोनों पर्यावरण पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए ये दोनों समितियां बनाई गई थी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है ये दोनों समितियां किससे संबंधित हैं, तो आप लोग बताएंगे पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। आगे देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाएगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व की स्थापना है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करके ही हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन जैव विविधता को संरक्षण और भी स्थानों से किया जा सकता है। जैसे जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतया स्वस्थानीय इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव मंडल रिजर्व में कैसे किया जाता है, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। लेकिन जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो तरीके हैं। पहला मुख्य तरीका तो इन सीटू है, मतलब स्वस्थानीय है, लेकिन और भी एक तरीका है बाह्य स्थानीय। तो जैव विविधता संरक्षण के दो
प्रकार है, एक है स्वास्थाने, एक है बाह्यस्थाने। स्वास्थाने इसी को इन सीटू कहा जाता है और बाह्यस्थाने को एक्स सीटू कहा जाता है, एक्स सीटू। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कभी स्वास्थाने नहीं देकर इन सीटू देता है और बाह्यस्थान के एग्जाम पे एक्स सीटू देता है। तो याद रखिएगा एक्स जो होगा, एक्स मतलब एग्जिट से याद रखिएगा, बाहर निकलना, इन मतलब अंदर। स्वास्थान में क्या किया जाता है? मूल प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है। किसी भी जीव जंतु का जो जहाँ वह शुरू से ही रहते हैं, उनका जो मूल स्थान है, वहीं पे उनका संरक्षण किया जाता है। बाह्य स्थाने मतलब उनके मूल स्थान से निकाल कर कहीं दूसरी जगह जो किसी जीव जंतु का संरक्षण किया जाए तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। मतलब मूल स्थान से अलग उनको हटा दिया जाए वहां से। मूल स्थान में स्वास्थानीय संरक्षण में कौन कौन से आते हैं? पहला है पवित्र झील व उपवन आता है, फिर जैवमंडल निकाय आता है जिसको जैवमंडल रिजर्व कहा जाता है, फिर है राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। जैवमंडल निकाय में तीन आते हैं, एक स्थलीय जैवमंडल निकाय होगा, तटीय होगा और समुद्री क्षेत्र होगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में सीधा चारों विकल्प में दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा इन सीटू का उदाहरण है, तो आप लोग याद रखिएगा चारों पांचों। उसके बाद बाह्य स्थान है पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे, वनस्पत उद्यान, इक्वेरियम, चिड़ियाघर व जंतु उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहुत सारे जीव जंतुओं का जीन क्या किया जाता है? जीन बैंक स्थापित किए जाते हैं, उसमें उनका जीन संरक्षित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में कई बार मान के चलिए लेखपाल में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये जरूर याद रखिएगा, लेखपाल में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इसमें से 12 को यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो भारत में जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बना और यूनेस्को में शामिल हुआ वो है नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में स्थापना हुई। ये यूनेस्को के यूनेस्को में शामिल है। फिर नंदा देवी, सुंदरबन, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में 1988 में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989 में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत का पहला समुद्री जैवमंडल निकाय है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। फिर है नोकरेक मेघालय, स्थापना 1988 में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999 में, सिमलीपाल उड़ीसा में है 1994 में, अचान कमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, 2005 में स्थापना हुई। ग्रेट निकोबार 1989 में स्थापना हुई। अगस्त मलाई 2001 में तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई। पन्ना एमपी में मध्य प्रदेश में है, 2011 इसकी स्थापना हुई और ये 18वां जैवमंडल निकाय भी यही है। पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसमें 18वां स्थान इसी का है और 2020 में यूनेस्को की सूची में ये शामिल किया गया था। अब कौन कौन से नहीं शामिल है? तो 6 हैं जो नहीं शामिल है। मानस असम में है, नहीं शामिल है, 1989 में स्थापना हुई। डिब्रूगढ़ सैखोवा ये भी असम में 1997 में इसकी स्थापना हुई। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, 1999 में इसकी स्थापना हुई। कच्छ कारण गुजरात में है, 2008 में इसकी स्थापना हुई। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में इसकी स्थापना हुई। और शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, इसकी 2010 में इसका स्थापना हुई। तो ऊपर के जो 12 बताए गए आपको वो यूनेस्को की सूची में शामिल है और ये जो नीचे के 6 हैं ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। टोटल 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। 18वां कौन है? पन्ना जो मध्य प्रदेश में है। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे जो भी जीव नष्ट होने लगते हैं क्या किया जाता है? उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है जिसके उनके वंश उन जीवों के वंश आगे चलकर भविष्य में भी बचे रहें। मान के चलिए जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं पर्यावरण की दृष्टि से सभी का अपने स्थान पर सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र। प्रवाल भित्ति ये भी क्या है? वर्तमान में नष्ट हो रहे हैं। तो 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। फिर है कच्छ करण खाड़ी मतलब कच्छ की खाड़ी, यहाँ भी प्रवाल भित्ति, कच्छ करण नहीं कच्छ की खाड़ी।
प्रवाल भित्ति पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। फिर कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ये एटाल प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती है। लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो एटाल प्रकार की होती है। बाकी तीनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ का खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन तीनों में तटीय प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो ये 4 क्षेत्र हैं भारत के जहां प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इन पर भी संकट मंडरा रहा है। प्रवाल विरंजन मतलब प्रवाल क्यों मरते हैं, प्रवाल क्यों नष्ट हो रहे हैं, ये देखते हैं। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है प्रवाल के लिए खतरनाक है। और अम्लता में वृद्धि मतलब अम्लीय लवण की मात्रा बढ़ रही है, वो भी खतरनाक है। वैश्विक उष्मन मतलब तापमान, ग्लोबल वार्मिंग सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होता है। आगे देखते हैं मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए। सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र जाना जाता है। सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और सुंदरबन जो डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किन नदियों के माध्यम से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कहाँ है सुंदरबन? पश्चिम बंगाल में है। अब मैंग्रोव वन क्षेत्र के लिए टॉप 4 स्टेट कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा का जो क्षेत्र है, डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गुजरात दूसरे स्थान पर है। अभी आंकड़ा आया है कि सर्वाधिक गिरावट मैंग्रोव वन के क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में हुई है? गुजरात में हुई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, उनमें सभी ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, जो लेक्चर बनाया गया है, बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।